अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में गज़ा की सूरत हाल के हवाले से मुसलसल आपको अपडेट करते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल के जो हमले मुसलसल गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जारी हैं, जिसके नतीजे में अब तक लाखों अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं, लाखों घर तबाह हो चुके हैं और गज़ा जो है वो मलिया मैट हो चुका है। ये सूरत हाल है इसराइल के हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक। और अगर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो इसराइली कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से हम बात करें तो तकरीबन 107 अफराद मुख्तलिफ इलाकों पर, जो गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर जो हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से, उसमें 107 अफराद ज़ख्मी शहीद हो चुके हैं और सुबह से अब तक तकरीबन 52 अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 247 अफराद 24 घंटों के दौरान ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि इसराइल के हमलों का शिकार होती है। इसके अलावा जो तबाहशुदा इमारतें हैं गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर जो मलबे तले से मिलने वाली लाशें जो हैं उनकी तादाद भी 3 है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान इसराइल के हमलों में 9 सहाफ़ी जो हैं वो गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद हो चुके हैं, जबकि 358 आम शहरियों को निशाना बनाया गया है जो कि शहीद हो चुके हैं। और इस दौरान मुतादिद जो फ़लस्तीनी शहरी है वो जो ज़ख्मी होकर वो भी हॉस्पिटल्स में पहुँच चुके हैं। शहीद जो सहाफ़ी हैं वो 7 अक्टूबर से अब तक उनकी तादाद 219 तक पहुँच गई है। ये आप अंदाज़ा लगाएँ। जो सहाफ़त की जो आलमी तंजीमें हैं वो भी खामोश बैठी हैं, वो बस ज़बानी कलामी एहतजाज करने की हद तक उनकी ये आवाज़ निकलती है, उसके बाद बिल्कुल खामोश है। और इसराइल जो है मुसलसल जो मीडिया है उसकी ज़बान बंदी कराने में मसरूफ़ है। इसके अलावा नेतन्याहू ने एक और धमकी दी है। उन्होंने ये कहा कि जब तक गज़ा के तमाम इलाके इसराइली कंट्रोल में नहीं आ जाते ये जो जंग है वो जारी रहेगी, क्योंकि अभी जो ज़मीनी जंग है इसराइल की जानिब से वो मुसलसल जारी है। ख़ासतौर पर रफ़ा के इलाके से जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया था वो अभी ये सिलसिला अभी गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों तक फैला दिया है। बिल्डोज़रों के ज़रिए, दीगर मशीनों के ज़रिए, इवन वो मशीनें भी आ गई हैं जो ये जो इमारतों का मलबा है उसको उठा के उसको वो रेती बजरी में तब्दील कर रहा। इस हद तक उन्होंने इमारतें जो मशीनें लाकर वहाँ पर गज़ा को बिल्कुल क्लियर करना शुरू कर दिया है, उसके रेबल्स को भी क्लियर करना वहाँ से शुरू कर दिया है। और साथ साथ जो ज़मीनी ऑफेंसिव है उसके अंदर जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमास का जो ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा सके, उनके जो टनल्स हैं उनको तबाह किया जा सके। लेकिन अभी तक 7 अक्टूबर से अभी तक तकरीबन 25% ही टनल जो है वो तबाह करने में इसराइल कामयाब हो गया है, जबकि 75% अभी भी हमास के हाथ में और हमास के जो जितने भी ऑपरेटिव्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ से अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अभी उन्होंने गोरिल्ला वार शुरू किया हुआ है इसराइल के खिलाफ और वो अचानक से बाहर निकलते हैं, एम्बुश करते हैं और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने के बाद अपने ठिकानों पर वापस पहुंचते हैं। इसराइल के लिए ये लम्हा बड़ा ही तबाहकुन है, क्योंकि मुसलसल उनकी हलाकतें सामने आ रही हैं गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों से। अभी भी खान यूनिस के इलाके में एक कार्रवाई की गई है अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से, जिसमें ऐसी ही एम्बुश के दौरान मुतादिद इसराइली फोर्सेज जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इसराइल के जो सिक्योरिटी हुकाम है और रेस्क्यू हुकाम है वो वहाँ से अपने हेलीकॉप्टरों के ज़रिए इन जो हलाक और ज़ख्मी अफराद को वहाँ से निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं। साथ साथ हमास की जानिब से रॉकेट्स फायर किए गए हैं मकबूजा इलाकों के अंदर, जिसमें वो इम्पेक्ट कर गए हैं। कुछ को तो इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने नाकारा बना दिया है, लेकिन कुछ जो है वो लगने में कामयाब हो गए अपने हदफ में और इसके नतीजे में वहाँ पर तबाही भी फैली है। साथ साथ जो आम शहरी हैं वहाँ पर भी उनके ऊपर भी नफसियाती मसाइल का नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहा है, क्योंकि लामाला उनको भाग भाग कर अपनी जो अंडरग्राउंड उनके जो ठिकाने हैं वहाँ जाना पड़ता है। सायरन की आवाज़ें जिसके नतीजे में उनको नफसियाती तौर पर इतने डिस्टर्ब हो गए इसराइल के अपने शहरी भी, अब वो भी सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं और वो इसराइल के जो हुक्मरान हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आप बस कर दे और अपने कैदियों को लाने का कोई दूसरा तरीका इख्तियार करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुसलसल जो आम शहरी हैं उनको हलाक कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपको अभी तक कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिल सकी है। बच्चों और ख़वातीन को कत्ल करने के अलावा आपसे अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने एक और धमकी दी। उन्होंने कहा कि जब तक गज़ा के तमाम इलाके इजरायली कंट्रोल में नहीं आ जाते
जंग जारी रहेगी। उन्होंने साथ में ये कहा कि इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाने वाली सिक्योरिटी शराइत के तहत ही ये जो जंग है उसको ख़त्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने जो शराइत बताई है वो क्या है, उन्होंने कहा कि शराइत में तमाम इजरायली यरगमालियों की रिहाई, हमास का हथियार डालना और उनकी क़यादत का गजा से अलग हो जाना, ये शर्त है। इसके अलावा इलाके का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाना शामिल है। आप अंदाज़ा लगाएं। साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जो लोग गजा छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त भी दी जाएगी। ये हम नेतन्याहू का जो मंसूबा है उन्होंने उसका ऐलान आज किया है। और हमास ने तो क्लियर कर दिया हुआ कि भाई आपने जो करना था वो तो अब तक कर चुके हैं, और ना अपने कैदियों को आपने अपनी मर्ज़ी से रिहा कराया, ना ही गजा के एक इंच के ऊपर आपने तसर्रुफ़ हासिल कर सके हैं। हाँ, ये है कि आपने मलियामेट कर दिया है, आपने तबाह कर दिया, आपने कत्ल आम किया है, यही आप कर सकते हैं और आप करते रहें। बाकी ये है कि हमारा आपके खिलाफ जो जंग है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी जब तक कि आप गजा के इलाके से निकल नहीं जाते। हमारे जंग जो है वो आपके साथ जारी रहेगी। दूसरी तरफ जो इसराइल की जो आबादकार हैं वो भी इसराइल जो गजा के जो शहरी हैं उनके ऊपर ज़मीन तंग किए हुए हैं। उन्होंने एक इलाका है सल्फियत, उसके मगरिब में एक गाँव है बुराकैन, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के जो घर थे उनको आग लगा दी है, उनको तबाह कर दिया है। ये वो गैर कानूनी आबादकार हैं जिनको दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुल्कों से लाकर इसराइल में बसाया गया है। अब वो क्या करते हैं, जाकर फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगाते थे, उनको खाली कराने के बाद उन पर कब्ज़े कर लेते हैं। तकरीबन 90% जो घर हैं जिसमें इसराइली आबादकार रहते हैं वो फ़लस्तीनियों के घर हैं जिनको ज़बरदस्ती उठाया गया है। इसके अलावा जो 11 हफ्तों के दौरान जो नाकाबंदी की गई थी, ख़ासतौर पर खुराक की और इंसानी जो सामान वहाँ पर पहुँचना चाहिए था उसकी, तो उसके बाद अब 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद आखिरकार 9 जो ट्रक्स थे उनके दाखिले की इजाज़त दी गई, लेकिन इमदादी सामान की तकसीम की अभी भी इसराइल की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो आम शहरी हैं उनको खुराक के शदीद कमी का सामना है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तकरीबन गुज़िश्ता ये जो कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 29, मतलब ये हालिया दिनों के अंदर 29 बच्चे और बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं सिर्फ खुराक की कमी की वजह से। और ये फ़लस्तीनी जो वजारत सेहत है उसकी तरफ से ये एदाद शुमार जारी किए गए। अमेरिका के एक सेनेटर हैं, बड़े ही मशहूर हैं, बर्नी सैंडर्स, जो कि गजा जंग के बहुत ही मुखालिफ हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन गजा की तमाम आबादी को शदीद गजाई किल्लत का सामना है, और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद भूख के ज़रिए मरने के करीब है। और इस तमाम तर जराइम के हवाले से ये जो हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि गजा के जराइम में अमरीकी मुदाखलत को तारीख फरामोश नहीं करेगी। याद रहे, अमेरिका जो है वो सालाना 3.8 बिलियन डॉलर इमदाद की मद में इसराइल को देता है। और दूसरी तरफ जो गुज़िश्ता दिनों जो इसराइल की जानिब से जो मगरबी सफारतकार वहाँ पर आए थे उनके ऊपर इसराइली फोर्सेस ने जो फायरिंग की थी उसके ऊपर दुनिया भर में काफ़ी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो कनाडा है, बरतानिया, फ्रांस और मेक्सिको की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। और कनाडा की जानिब से तो इसराइल की जो सफारतकार है उसको भी बुला कर डिमाश किया गया है। असल में ये जो सफारतकार थे वो जनेन के कैंप में गए थे और वहाँ पर जो सूरत हाल देखने के हवाले से कि वहाँ पर जो पनागुज़ीन है उनकी क्या सूरत हाल है, लेकिन इसराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने इन सफारतकारों के ऊपर जिनको इम्यूनिटी भी हासिल होती इसके बावजूद उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ था, लेकिन ये कि खौफ और राज फैल गया और इंटरनेशनल कम्यूनिटी को काफ़ी कंसर्न हुए। और ये जो सफारतकार जिन मुल्कों के थे उन मुल्कों ने बाकायदा इसराइल को इस हवाले से सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने जो वाक़या हुआ था गुज़श्ता रोज़, जो दो इनके जो इजरायली सफारतकार जो हलाक हो गए थे, एक मैक्सिकन जो शहरी था जिसके फायरिंग से ये जो दो इजरायली सफारतकार जो हलाक हो गए थे, उसके बाद नेतन्याहू ने जो कतर में उनकी जो मुज़ाकराती टीम थी हमास के साथ मुज़ाकरात करने के लिए उनको वापस तलबी बुला लिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बिलवास्ता मुज़ाकरात का जो सिलसिला था वो उसका जो 5वां दौर है वो इटली में आज हुआ। इस हवाले से अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। मुज़ाकरात आज हुए हैं मस्कत में। जो यूरेनियम अफज़दगी के मामले पर जो खुला तनाज़ा हुआ था पिछले मुज़ाकरात में, उसके बाद से अब ये जो मुज़ाकरात जो ख़त्म हो गए थे अब दोबारा से शुरू हो गए हैं। स्टीव विटकोफ ने ये इस हवाले से कहा था अभी रिसेंटली कि
अमेरिका जो है वो 1% अफजदगी की भी इजाज़त नहीं देगा यूरेनियम की ईरान को। लेकिन ईरान ने इस हवाले से कहा था कि यूरेनियम अफजदगी जो है वो हमारी सुर्ख लकीर है और इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। ईरान एक ऐसा मुआहदा चाहता है जो पाबंदियों में नरमी लाए, मईशत को बेहतर करे। तो अब अमेरिका कहता है कि अगर उनके साथ कोई मुज़ाकरात होते हैं, कोई मुआहदा हो भी जाता है तो पाबंदियाँ जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेंगी, बहुत सारी पाबंदियाँ तो फिर आपके साथ मुज़ाकरात का फ़ायदा ही नहीं है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास अराग़ची हैं, उन्होंने भी कहा कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने पर इसरार करने की सूरत में कोई मुआहदा नहीं होगा अमेरिका के साथ। इसके साथ उन्होंने कहा कि इज़राइल ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो अमेरिका को इसका ज़िम्मेदार तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने उससे पहले ये बयान दिए हैं कि अगर जौहरी जो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम इज़राइल को कहेंगे कि वो अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला कर दे और हम इज़राइल के ज़रिए हमला करवाएंगे। अब अगर इज़राइल कोई भी हमला करता है, कोई भी मिस एडवेंचर करता है, उसकी जिम्मेदारी इज़राइल से कहीं ज़्यादा अमेरिका के ऊपर होती है। तो आज अब्बास अराग़ची ने यह क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ जो ईरान के जो सिपाह पासदारान इनकलाब के तर्जुमान हैं जनरल नाइनी, उन्होंने कहा कि अगर तलबीब ने ईरान पर हमला किया तो उसे तबाहकुन जवाब मिलेगा। माजी के मुकाबले में ईरान की फौजी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जब तक इज़राइली रजीम का खात्मा नहीं होता, दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल नहीं हो सकता। ये ईरान की जानिब से जवाबी धमकी दी गई है इसराइल को। अगर इसराइल ने कोई मिस एडवेंचर किया तो एक तो इसका ज़िम्मेदार अमेरिका होगा, दूसरा यह है कि इसराइल को वो करारा जवाब दिया जाएगा कि उसको सदियों तक इसके ज़ख्म चाटने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने जो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की जो पॉलिसी इख्तियार की हुई है ईरान के ऊपर, इस पॉलिसी के तहत ईरान के जो तामीराती शोबा है उसके ऊपर दोबारा से पाबंदियाँ लगा दी हैं। जो अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यह है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो पाबंदियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। हर दफ़ा कोई नए उनके सेक्टर के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अगर इस तरह आप हर सेक्टर के ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे तो कैसे ये मुज़ाकरात चल रहे हैं? आप मुज़ाकरात तो चाहते ही नहीं हैं। आप तो चाहते हैं कि किसी तरह ईरान जो है लीबिया की तरह अपना तमाम तर जौहरी जो प्रोग्राम है वो समेट के आपके हवाले कर दे और उसके बाद आप डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का भी और खामनाई को भी आप उसी तरह का सज़ा देना चाहते हैं जो आपने लीबिया के कर्नल गद्दाफ़ी को दे दिया है। तो ईरान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो लीबिया है, न ही ईरान आपके लिए इस तरह का कोई तरना वाला साबित हो सकता है। ईरान के ऊपर कोई हमला करने की सूरत में खित्ते के अंदर इसराइल के, अमेरिका के मफादात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और ये जो जंग होगी ये कोई रीजनल वार की तरफ महदूद नहीं होगी। इस जंग के असरात इंटरनेशनली होंगे, ग्लोबल होंगे और ये जो एक बड़ी जंग हो सकती है जो कि नॉन कन्वेंशनल भी हो सकती है। बहरहाल हमारी दुआ है कि नॉन कन्वेंशनल और या कन्वेंशनल कोई भी जंग दुनिया में ना हो और अमन ही अमन कायम रहे। जो भी नई डेवलपमेंट मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से सामने आती रहेगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।